सेम नंबर पूछेगा या वेवलेंथ पूछेगा, सेम फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ ये रिडवर कांस्टेंट था, जो कांस्टेंट का मतलब होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जेड जो भी एटम के लिए तुमसे पूछा जाएगा उसका एटॉमिक नंबर है, उसके हिसाब से रखोगे। अगर मुझसे हाइड्रोजन के लिए पूछा तो हाइड्रोजन का, हीलियम तो हीलियम, बेरिलियम तो बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो भी कुछ है उसका जेड लगाऊंगी मैं। और ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये तुम्हें मिलेंगे नहीं पेपर, जेड की वैल्यू लिखी हुई नहीं मिलेगी, समझे। अब N1 कहाँ से डिसाइड होता है? N1 डिसाइड होता है हमारा सीरीज से, किससे? सीरीज से। N2 कहाँ से डिसाइड होता है? जिस एक्साइटेड स्टेट या जिस एनर्जी लेवल को बोला होता है क्वेश्चन से। अब आगे आओ, उसके बाद अगर मैंने बात की लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए उसके लिए, तो सबसे पास वाली जो होती है, मान लो अगर मैं लाइमन सीरीज के लिए लिख रही हूँ, सही है, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 हमारा होता है 1, तो N2 ऑलवेज क्या होगा इसके लिए बेटा? मैक्सिमम के लिए 2 होगा, समझे। बस ये तुम्हारा क्या था? मैक्सिमम का फंडामेंटल था। अब तुम आ जाओ मिनिमम के फंडामेंटल में। मिनिमम हर सीरीज के लिए N2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? इन्फिनिटी। बस इतना ही पढ़ा है, और इसके बाद आज का यहीं पे खत्म करो। अब चलते हैं लोग किस पे? केमिकल काइनेटिक्स। और कल मैं दोबारा से ये नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैंने पढ़ा, कल मैं क्वांटम नंबर्स खत्म करूंगा। कल मेरा क्लास होना है, तो प्लीज सब लोग आधा घंटा पहले आ जाओ, जिससे कि क्वांटम नंबर्स भी तुम्हारे खत्म हो जाए, समझ रहे हो। अगर थोड़ा सा आगे आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिक्कत ये है कि हमें एक फिक्स अमाउंट टाइम मिला है कि इतने में हमें चैप्टर और जो हो नहीं रहा है, होगा नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ेगा, समझे। इसलिए आओ क्वांटम नंबर बेटा। कल केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या बता दिया तुमने? पहले तो वो बताओ क्या क्या बताया था कल? कॉपी थी कल की लिखी हुई? किसने लिखी थी? क्या क्या बताया था? बोलो लाइन से। सबसे पहले तो ये बताई थी बॉन्ड किसे बोल रहे हैं, उसके बाद बताए थे टाइप ऑफ बॉन्ड्स, बताई थी कि बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है। उसमें क्या क्या बताया था बेटा? उसमें 2 टाइप के बॉन्ड्स बताए थे, कि स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में बताए थे, और एक तुम्हारे किस में बताए थे? बॉन्ड्स में मैंने क्या बताया था तुम्हें? एक थे हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और एक क्या थे हमारे? वीक बॉन्ड थे। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे उनकी एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। कितनी थी? लगभग 200 क्लोज। और ये कितनी थी? 20 के अप्रॉक्स, 20 से 40 के बीच में, ऐसे बहुत कम। और इसमें कौन कौन से बॉन्ड थे हमारे? बोलो। आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और एक मेटालिक। वीक में कौन कौन से थे? बोलो। हाइड्रोजन और ये दोनों कौन से थे? वीक बॉन्ड। ये हमारे कौन से थे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? मेनली आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे। आयनिक बॉन्ड में मैंने क्या क्या बताया था तुम्हें? आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहे होते हैं, कैसे टाइप की शेयरिंग करके आयनिक बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पार्शियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या शेयरिंग होती है? देखो, हमें जो वो बनाना था किसके लिए? हमने इसके लिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से लिखा था कि कोई भी आयनिक बॉन्ड क्यों बन रहा होता है। आयनिक बॉन्ड इसलिए बन रहा होता है, या कोई भी बॉन्ड तब बन रहा होता है बेटा जब एटम को क्या करना होता है? स्टेबिलिटी गेन करनी होती है। एटम ना एलिमेंट्री फॉर्म में, अगर एलिमेंट्री जो हमारा स्टेट है उसमें स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करता है? वो शेयरिंग करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, या फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ एक तरीके से पार्शियल शेयरिंग कर देता है। उस तरीके से वो क्या करता है? अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब ये था कि वो इनर्ट गैस की, जो उसके पास वाली इनर्ट गैस की होती है, उसकी क्या करता है?
उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें आने की कोशिश करता है। उसमें आने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कुछ सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? हमारी इनर्ट गैसेस की है। इसीलिए वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट नहीं करती और जनरली किसी भी तरीके के कंपाउंड्स नहीं बनाती। कंपाउंड सिर्फ हमें किसके मिलते हैं? रेडॉन और जीनॉन के मिलते हैं एक्सेप्शन के तौर पर, ठीक है। उसके अलावा हमें पूरी इनर्ट गैस में किसी के भी कंपाउंड्स नहीं मिलते। तो ऑक्टेट रूल क्या था कि आउटर मोस्ट सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। किसी भी आउटर मोस्ट सेल में हमारे एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सही है। अब उसके लिए क्या था? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की मैंने 3 तुम्हें चीजें बताई थी। एक तो क्या होना चाहिए? मेटालिक नेचर, नॉन मेटल्स और मेटल्स मिलके क्या बना रहे होते बेटा? आयनिक बॉन्ड बना रहे होते हैं। जो हमारे नॉन मेटल्स और मेटल्स होते हैं वही तो मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जनरली क्या होना चाहिए? नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए और मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा। क्योंकि अगर दो चीज़ें मिलकर मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर मेरा नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए? मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकें। अब मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का हम क्या देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या फर्क कैसे पड़ता है। तो अगर मैं ग्रुप में नीचे जाऊंगी तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आसानी से दे देगा। इट मीन्स क्या होगा? हमारा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कल मैंने बताई थी, उसको क्या बोल रहे थे हम? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे थे? कोई भी इलेक्ट्रॉन जितनी ईज के साथ अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको क्या बोल रहे थे? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी तो बोल रहे हैं। हाँ, तो देखो और क्या बोला था मैंने इसको? और एक्सेप्ट करने को जो नेगेटिव चार्ज ले लेगा था उसको क्या बोल रहे थे? उसको क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो लिख लो ग्रुप में नीचे जाने पर, यहाँ पे लिखो ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में नीचे जाने पर ग्रुप क्या होता है बेटा? जो ये ऐसे वर्टिकल वाले होते हैं इनको क्या कह रहे होते हैं? ग्रुप कह रहे होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस होती है उनको क्या कह रहे होते हैं? पीरियड्स कह रहे होते हैं। तो अगर मैं ग्रुप में नीचे जा रही हूँ तो मेरा क्या होता है? साइज क्या होता है बेटा? साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? डिक्रीज। क्योंकि जितना छोटा साइज होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? जितना इजीली मैं इलेक्ट्रॉन को दे रही हूँ वो मेरा मेटालिक कैरेक्टर है, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो क्या होगा बेटा? अगर मेरा मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो ऑटोमेटिकली कम होगा ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, इधर से इधर जाने पे क्या फर्क पड़ता है? पीरियड में जाने पर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड के क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क? पहले साइज पे बताओ। इधर से इधर को जा रहे हैं तो साइज पे क्या फर्क पड़ता है? साइज में बढ़ेगा। ऑक्सीजन का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का, फ्लोरीन का। नंबर ऑफ सेल्स इक्वल होती है बट साइज पे थोड़ा थोड़ा फर्क किस चीज का पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने का भी तो पड़ेगा ना। तो इधर जाते हैं तो साइज क्या होता है हमारा? कम हो रहा होता है। क्या हो रहा है? कम हो रहा होता है। अगर साइज कम हो रहा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी हो रही होती है बेटा हमारी? इधर जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है?
सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? लिखने वाले ही बताओ। फ्लोरीन की। फ्लोरीन किधर है तो बढ़ेगी घटेगी? कुछ तो कॉमन सेंस रख के बोला। ये फैक्टर्स को एक दूसरे से जोड़ना सीखो। अगर तुम्हें कुछ भी पता है, समझ रहे हो, अगर मुझे एक छोटी सी चीज पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, सही है, कोई एक्सेप्शन के तौर पे नहीं पता है मुझे, बस मुझे पता है क्योंकि ये मैंने याद कर लिया, ठीक है, हमें एक रिजल्ट मिला जिसको मैंने याद कर लिया, तो मुझे इतना तो कॉमन सेंस खुद ब खुद आना चाहिए। फ्लोरीन इधर को है, इट मींस बढ़ रही होगी। ऑलवेज हर चीज को रटने से काम नहीं चलता, ऑलवेज हर फैक्टर को देखने से भी काम नहीं चलता। तुम्हारा काम है पेपर पास करना, तुम अपने दिमाग में अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट क्रिएट करना सीखो। समझ रहे हो? अगर मुझे पता है कि नहीं फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, तो इट मींस इधर को तो बढ़ ही रही है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? कल मैंने ये भी बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी की पूरा डेफिनेशन बताया था। क्या बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तुम बताओ लास्ट में, सेकेंड कल थे क्लास में? बेटा इतना पीछे नहीं बैठा करो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, आगे भी नहीं आएगा समझ में। विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलते हैं? बता दो। विद्युत ऋण, अब तो मैं हिंदी में पूछ रही हूँ, विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलते हैं? ये तो पढ़ते ही हैं हम लोग। किसे बोलते हैं? तुम्हें पता है, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं नहीं पूछा। जिसकी शक्ल पे दिख रहा है नहीं पता, उससे पूछ रहे हो। इसे भी पता है और लोगों को भी पता है, दिख रहा है शक्लों पे जिसको पता होता है। बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वही हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम्स है मेरे पास, एक मेरे पास हाइड्रोजन है और एक मेरे पास फ्लोरीन है, सही है। तो जो फ्लोरीन है उसके पास क्या है? ताकत ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। समझे? आया? क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी है, इसलिए फंडामेंटली मुझे ये समझाना जरूरी पड़ रहा है। अभी आगे हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो साइज पे इफेक्ट करेंगे, उसमें साइज इफेक्ट करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट करेगी, तुम्हारी मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर सब इफेक्ट करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरा आयनिक करेक्टर बढ़ेगा तो मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आयनिक करेक्टर ज्यादा होने का मतलब क्या है? मेरा आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जिसका आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है? गलनांक और क्वथनांक है। गलनांक किसे कहते हैं? जब एक सॉलिड चीज गलने लगती है, मतलब मेल्ट हो जाता है, इट मींस हमारा क्या हुआ? इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम हो गए। समझे? क्या हो गया? फोर्सेस कम हो गए। तो इट मींस उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, वही उसका क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट। इट मींस जितना स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग हमारा क्या होगा? ज्यादा क्या होगा हमारा? मेल्टिंग पॉइंट। और उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट होगा। दोनों क्या होंगे? ज्यादा होंगे। अब इसी पे बेसिक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में खुद ब खुद। और हिंदी में इसे बोलते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है बेटा हिंदी में? गलनांक तो बोल रहे हैं, डेफिनेशन भी तो होती है किसी चीज की। अब होती तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऐसे ही गलनांक क्या है? मैंने अभी अभी बोला है इसलिए पूछा है।
ग्लूकोज तेजा किसका बदल में होता है? रबर में। तब उसको क्या बोल रहे होते हैं? मतलब उसी लेवल में मेल्टिंग पॉइंट आने लगता है। ठीक है, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी, एक सिंपल प्रोसेस तुम्हें बताया है कि मेल्टिंग पॉइंट निकल कैसे रहा है। इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आई थिंक थर्मो में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स में मेल्टिंग पॉइंट और तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट इन सबकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब तुम्हें क्या बता रहा है? कैल्शियम के हैलाइड्स है, क्या बता रहा है? मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहा है। लिखो ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। ये अभी जो फैक्टर्स बताए हैं वो इसको इफेक्ट करेंगे, बस उसी के हिसाब से सोच के इस क्वेश्चन को लगाना। देखो बेटा केमिस्ट्री का भी टेस्ट होगा, खाली बायोलॉजी का ही नहीं होगा, तो इसलिए पढ़ के इसे भी चलो। सही है? ये आई है बेटा, सी वाला होगा क्यों? इसका आयनिक कैरेक्टर जो होगा इससे कम होगा, समझे? अब आयनिक कैरेक्टर को तुमने किस फैक्टर्स पे निकाला? मेटालिक या नॉन मेटालिक के फैक्टर पे निकाल लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पे निकाल लो, साइज के फैक्टर पे निकाल लो, वो तुम्हें सारे फैक्टर्स को तुम लगा सकते हो। मगर हमें क्या देखना है इस क्वेश्चन को, जब हम क्या मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर देखेंगे या फिर बॉइलिंग पॉइंट का, ये लिखो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करेंगे जब भी, चाहे वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। जब मैं साइन ऊपर को लगा रही हूँ दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है, समझे? क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। और अगर मैं साइन नीचे को लगा रही हूँ, तीर मेरा नीचे को है, तो वो घटता हुआ क्रम है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ मैंने साइन तुम्हारा कैसा लगाया था? ऊपर को, इट मीन्स तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना था। सही है? ये आगे भी मैं पूरी, अब जब भी तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाती रहूँगी तो मैं इन्हें ऐसे ही लिखूंगी, इसलिए तुम लोग याद कर लो। अगर मैंने इसको साइड को ऐसे लिख रही हूँ तो इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर साइड को मैं ऐसे लिख रही हूँ इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर। सही है? अपनी कॉपी पे लिख लो। अब सुनो, इसका जो भी हम निकालेंगे उसके लिए हमें पहले क्या चेक करना होगा? हमें पहले चेक करना होगा बेटा आयनिक कैरेक्टर। और आयनिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं वो मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया। सही है? उस हिसाब से अब देखो आगे आज हमने कल ऑक्टेट पढ़ा, लुईस पढ़ा। अब देखो लुईस ने क्या दिया था? लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर।
की बात नहीं करी, इनर सेल्स होती है उनकी बात नहीं की। लुईस ने अपने जो डॉट स्ट्रक्चर्स दिए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या किया था, आउटर मोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था। उसको हमने क्या बोला, लुईस का डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो डॉट्स की फॉर्म में कर, जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन हमारा क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो। अगर ये 1 है तो इसके पास सिर्फ 1s ऑर्बिटल होगी, सही है। 1s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने इसको कैसे बनाया, इन्होंने हाइड्रोजन लिखा। जिस भी सिंबल को देना है, ये क्या है, लुईस के सिंबल्स है। इन्होंने हाइड्रोजन को जब रिप्रेजेंट करना है तो इन्होंने हाइड्रोजन लिखा, और हाइड्रोजन के ऊपर इन्होंने एक डॉट बनाया। ये डॉट किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये तुम्हारी क्या थी, लुईस का हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर। अगर मुझसे सिंपली पूछा जाए, मुझे फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना, फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना, अगर मुझे फ्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2p, 2s2 और 2p 7, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 8 6 बोल के तो मेरा 5 भी बोल जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मुझे अब फ्लोरीन का लिखना है तो फ्लोरीन का लिखने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना था, इन्होंने बताया जो 4 डॉट्स लगी थी, जब तक 4 इलेक्ट्रॉन थे तब तक तो हम इन्हें पैरेलल्स में लगा लेंगे। किसी भी एटम के 4 इलेक्ट्रॉनों को हमने 4 जगह पे लगा लिया। उसके बाद से जब हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने शुरू होते हैं तो उनको हम पेयरिंग करना शुरू करते हैं। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। हमारे पास ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने लगा चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स लगा चुके हैं। हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स के हम 3 पेयर्स बना, ये टोटल हमारी क्या हुई, फ्लोरीन की, लुईस की डॉट की रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे हैं, ये फॉलो मतलब हम लोग बना तो आजकल तो देखो नॉर्मल सी चीज है। अगर मुझसे कहा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो, मैं ऐसे भी बना के दे सकती हूँ, है तो सेम ही। ये पेयरिंग में नहीं दिख रहे हैं तुम्हें, तब भी सेम, ये 7 ही इलेक्ट्रॉन, हम 7 ही की बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की बात। बट एक होती है, एक तुम्हें रूल्स दिए गए हैं फंडामेंटली, उन्हें कैसे लिखना है। वो फंडामेंटली तुम्हें ऐसे लिखना है कि पहले तुम 4 इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे, उसके बाद आगे के जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो तुम्हारे पेयर्स में जाएंगे। इसीलिए तुमने देखा होगा कभी भी हम कार्बन को जब लिख रहे होते हैं, कार्बन के, अब चलो मैं हाइड्रोजन के बाद सीधे हम लिखते हैं, हम लोग लिथियम, हीलियम का कितना होता है बेटा एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, हीलियम लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगाएंगे। इसको पेयरिंग में नहीं लगाएंगे, इसको अलग अलग लगाएंगे। अब ऐसे ही बोरॉन की अगर बात करूँगी तो बोरॉन पे तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके लगाएंगे, आउटर मोस्ट सेल के जितने इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने कार्बन की बात करी तो कार्बन पे मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके लगाऊंगी अलग अलग। यहीं पे अगर मैंने इसकी बात करी, कार्बन की बात, नाइट्रोजन की बात की, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5वां इलेक्ट्रॉन बेटा कहाँ पे आएगा, किसी भी ऐसे नहीं आएगा कि यहीं पे आ जाएगा, इसको क्या करेंगे हम किसी भी एक पेयर में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे मैंने अपना 5वां इलेक्ट्रॉन बना दिया, ये एक पेयर बन गया। अब आउटर मोस्ट सेल में नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने बॉन्ड्स बना सकता है मैक्सिमम, ये 3 बॉन्ड्स बना सकता है, क्योंकि इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने, 8 इलेक्ट्रॉन्स करने। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3 बॉन्ड बनाने। और वो 3 बॉन्ड्स किस किस फॉर्म में बन सकते हैं,
3 बॉन्ड्स किस किस फॉर्म में, या तो तीनों सिंगल बॉन्ड्स बन सकते हैं या एक डबल और एक सिंगल बॉन्ड बन सकता है या फिर समझे। बट क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने की होगी, 3 की होगी, 3 से ज़्यादा की नहीं होगी, समझे, 3 से ज़्यादा की शेयरिंग नहीं होगी। मगर मिलता है हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल भी जहाँ 3 से ज़्यादा की शेयरिंग हो रही होती है, बताओ कहाँ पे हो रही होती है। कितने बॉन्ड्स बन रहे होते हैं यहाँ पे, हाँ जो भी आ जाओ, 4 बॉन्ड्स बन रहे होते हैं ना, क्योंकि कितने कैसे बन रहे होते हैं, 3 हमारे बनते हो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा था, एक हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वहाँ पे टोटली किसमें दिखा देगा हमारा 4 बॉन्ड, इसीलिए ऑक्सीजन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 4 बॉन्ड्स बना सकता है समथिंग। कुछ जहाँ पे उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तौर पे उसको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, वरना सिर्फ 3 बॉन्ड्स बनाएगा। और हमेशा याद रखना, पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़ो जब भी, नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड्स तो बना ही नहीं सकता, 4 से ऊपर के बॉन्ड नाइट्रोजन के पास हो ही नहीं सकता। ऑलवेज मैक्सिमम नंबर ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन इज 4। दूसरी चीज, ये कंपाउंड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वैसे तो मैं आगे पढ़ाऊंगी इसे। इसमें तीनों टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है हमारी, क्या होती है, तीनों टाइप की बॉन्डिंग पाई जाती है। मतलब इसमें मेरी आयनिक बॉन्डिंग भी है, मेरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है और मेरा कोवेलेंट बॉन्ड भी है। और ये तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक, दो, तीन। पहली बात तो ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो ये किसमें टूटेगा बेटा, प्लस में टूट जाएगा, सही है। अब ये इसके पास जो लोन पेयर होगा, पहले तो ये 3 बॉन्ड्स बना लेगा। अब एक आ गया यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ क्या कर लिया, हो गए सबके नंबर कंप्लीट पूरे, क्योंकि इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, तो इस पे 4 ही तो इलेक्ट्रॉन्स बच रहे थे बाद में। 4 के साथ इसने अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है तो ये अपने कंप्लीट कर रहा है, और अगर नहीं रख रहा है, इसको दे रहा है, तो उसका कंप्लीट हो रहा है। तो इसी को हमने क्या बोला था, पार्शियल शेयरिंग। और इस वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोल रहे थे बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, या इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड। और आजकल तुम्हारे पेपर में यही लिख के आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख के मुश्किल से आएगा। ये पूछ लेगा तुमसे कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है, लिखो इसे कॉपी पे, कल को फिर कहोगे मुझे याद ही नहीं रहा। तुमने लिख लिया। अभी तक हमने जब पढ़ी थी कि हम किसको बना रहे थे, हमने एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, उसके बाद इन्होंने किसको रिप्रेजेंट करना शुरू किया, कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, कंपाउंड्स का साझा कैसे होगा, वो सब चीज़ें हम किसमें पढ़ना शुरू करेंगे, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब मान लो इन्होंने हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना था, अगर इन्हें हाइड्रोजन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है इसमें इनफॉर्मेट। अब इन्होंने क्या किया, इसकी हमें बॉन्डिंग दिखानी थी कि कैसे, तो इसने हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखी, ये हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे रखी, ये दोनों बॉन्ड्स आपस में क्या कर गए, शेयर कर गए। अगर मुझसे हाइड्रोजन का लुईस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे। अब मैं कुछ लुईस स्ट्रक्चर्स लिखा रही हूँ, कुछ तुम लोग लिखो, कुछ मैं बता रही हूँ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस चीज पे आधारित थे बेटा, कौन से रूल पे आधारित थे, ऑक्टेट रूल। तुम्हारा कहाँ चल रहा है, मैं कहने के बाद आगे भी बोला करो। ऑक्टेट रूल क्या था, ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रूल क्या था बेटा, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो हमारा था ऑक्टेट। हाइड्रोजन के बाद मैक्सिमम कितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं,
2। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि सिंगल ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी डिफरेंट स्पिन के। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स ना बॉन्डिंग करते हैं, ना ही वो साझेदारी में एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। ऑलवेज ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे फिलिंग करनी है तो एक ही स्पिन में एंटी क्लॉकवाइज और एक ही क्लॉकवाइज होगी, समझे? हमेशा। अब चलो लिखो, पहला हमें किसका बनाना है? सबसे पहले तो वाटर का बनाना है, H2O का। फिर चलो पहले रूल लिख लो इसके थोड़े। आइडेंटिफाई क्या करना होता है? अगर मुझे लिखो लुईस के थोड़े से लुईस स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स लिखो। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या सेंट्रल एटम कौन सा है। क्या ये क्या है? सीए का मतलब क्या है तुम्हारा? सेंट्रल एटम। लिखो मतलब मुख्य वाला जो तुम्हारा मेन जो बीच में रहता है वो कौन सा होगा, सही है? अब देखो उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो साइज में बड़ा होना चाहिए, बिगर इन साइज, मतलब जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो साइज में उसमें सबसे बड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ कोवेलेंसी ज्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ कोवेलेंसी से मतलब क्या है? कल कोवेलेंसी बताई थी। नंबर ऑफ कोवेलेंसी से मतलब क्या है? क्या? ज्यादा बॉन्ड्स बनाने चाहिए। क्या है? तुम लोग कॉपी पढ़ के नहीं आते ना कल वाले, बिल्कुल भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। अब बताओ सेंट्रल एटम कैसे चॉइस करोगे? अभी ये तीनों लिखे हैं, एक बार अपने मुंह से बोल दो। साइज कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स मिलके वो कंपाउंड बना रहे होंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और नंबर ऑफ कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए? बॉन्ड बनाने की क्षमता कैसी होनी चाहिए? तो वो हमारा क्या होगा? मेन एलिमेंट मतलब सेंट्रल एटम। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या नहीं होंगे? कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। अब बताओ क्यों नहीं होंगे? क्या बेटा? हाई है, बट एक चीज ये भी है ना, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सही है? 7 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो कितना बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। और हमारा जो दूसरा वाला वो है वो क्या है कि कोवेलेंसी ज्यादा होनी चाहिए। अगर बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा तो वो बड़े कंपाउंड्स को कैसे बनाएगा? इसलिए जब भी हाइड्रोजन या फ्लोरीन है हमारे पास उन एलिमेंट में जिससे हमें कंपाउंड्स बनाने हैं, उसमें हमें उसे कहाँ रखना है बेटा? साइड एटम के तौर पे। ऐसे ही अगर O माइनस आ जाता है, अगर ऑक्सीजन पे माइनस है, वैसे तो अगर तुम्हारे कंपाउंड में ऑक्सीजन है, सही है, और उस पर माइनस चार्ज है, तो वो माइनस चार्ज ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीजन पे आएगा। और जब ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीजन पे आएगा तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो ये भी सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर ऐसा केस है तो ऑक्सीजन भी कभी क्या नहीं होगा? सेंट्रल एटम। ये तुम्हारे अभी जो हम लोग आगे फॉर्मूला लिखेंगे जो पूरे स्ट्रक्चर्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी तुम पूरा स्ट्रक्चर बना पाओ।
अगर तुम्हें यही रेक्टिफाई करना नहीं आएगा कि इसमें से सेंट्रल एटम कौन सा रखना है तो तुम स्ट्रक्चर कभी नहीं बना। तो इसलिए अब चलो अब आगे बढ़ते हैं और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती जाएगी मैं बताती जाऊँगी साथ साथ। अगर अब तुम्हें वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका सेंट्रल एटम क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, सही है? क्योंकि हमारा हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास? सही है? कितने बॉन्ड्स बना लेगा ये हाइड्रोजन से? कितने हाइड्रोजन से हमारे पास? दो हाइड्रोजन। और इसके अभी शेप पे बिल्कुल भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लुईस ने हमें शेप के बारे में कुछ नहीं बताया था। लुईस ने हमें सिर्फ बॉन्डिंग्स के बारे में बताया था। उनने किसी भी स्ट्रक्चर की कोई भी शेप के लिए कुछ नहीं बताया था। तुम चाहो तो इसे बड़ा सुंदर सा ऐसे करके बना लो, सही है? यहाँ दो आइटम्स लगा इसके इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, तुम चाहो ऐसे बना लो और तुम्हारा मन करे तो एक इधर से मिला दो, एक इधर से मिला दो, बाकी तो बना दो। तो ये कैसे भी बन सकता है। इसका शेप के बारे में लुईस ने कुछ भी बात नहीं की। शेप के बारे में हम कहाँ पे बात करेंगे? BSCBR जब हम लोग क्या पढ़ लेंगे? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स पढ़ लेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स पढ़ लेंगे। बट नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स तो हम लोग इससे भी बता सकते हैं। अभी भी कितने लोन पेयर्स हैं? कितने लोन पेयर्स हैं? दो लोन पेयर्स। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने बचे हुए हैं? 4 बचे हुए हैं। 4 को जब पेयर्स की बात कर रहे हैं तो 2 से डिवाइड करके 2 लोन पेयर्स आ गए हमारे पास। बॉन्ड पेयर्स कितने हैं? 2 बॉन्ड बने हुए दिख रहे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर क्या है हमारे? 2। चलो दूसरा लिखो। मान लो तुम्हें CH4 का बनाना है बेटा, अपनी कॉपी बनाओ सब लोग साथ साथ। हाँ, CH4 का, CH4 मीथेन बेटा इसका बन गया। कैसे बनेगा? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कार्बन क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से मिलके एक एक क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा। उससे हमारी क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और हमारे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारी क्या बन जाएगी? मीथेन बन जाएगी। अब लिखो, अगर मैं बात करूं NH3 तो ये कैसे बनेगा? N में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बताओ नाइट्रोजन के 5। 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग हो जाएगी। कितने लोन पेयर्स बच रहे हैं? लोन पेयर कितना बच गया? 1। 3 बॉन्ड पेयर्स, 1 लोन पेयर्स। अब आया BeCl2। बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 2। कितने से Cl के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन? 7। तो ये कितनी कैसी बॉन्डिंग कर लेगा? एक एक इसका, एक एक Cl को दे देगा और इसके पास Cl के पास 3 क्या बच जाएंगे? लोन पेयर्स। ये हमारा किसका बन गया? बेरिलियम का बन गया। अगर मैं अब तुमसे पूछूं H2SO4 है, इसमें मुझे सिर्फ इतना बता दो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? सेंट्रल एटम H2SO4 में क्या होगा? ऑक्सीजन। सल्फर होगा ना? सल्फर क्यों होगा? ये इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। बट सल्फर का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। सल्फर ज्यादा बॉन्ड बनाता है क्योंकि सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड का एलिमेंट है। 3rd पीरियड के एलिमेंट के पास एक हमारे पास ऑर्बिटल और खाली होती है। एक तो P होती है, एक B ऑर्बिटल भी हमारे 3rd वाले में इंक्लूड हो जाती है। तो ये क्या करता है? बॉन्डिंग ज्यादा करता है, सही है? तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी ज्यादा है बेटा?
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। तो इसने तीनों चीज़ें यहाँ हमारे फैक्टर्स को क्या कर दिया, गलत कर दिया। इसलिए ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर। अगर इसका अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बताओ। चार ऑक्सीजन कहाँ पे है यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब भी होते हैं मॉलिक्यूल तो पहले एक एक ऑक्सीजन एक एक हाइड्रोजन ले लेगा। क्या ले लेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले एक एक बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना लेंगे। अब मेरे पास कितने क्या बचते हैं, कितने ऑक्सीजन और बचे हैं, दो ऑक्सीजन बचे। एक ऑक्सीजन को कितने की जरूरत थी बेटा, इस तरह से करिए बस। और यही एक्सटेंडेड क्या हो गई, यही एक्सटेंडेड ऑक्टेट का एक तुम्हारा एग्जाम्पल है जिसकी हम आगे बात करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन करो, नहीं पहले ये दो एग्जाम्पल और करो। अगर मुझे N2 नेगेटिव बनाना है तो मुझे बस इसमें बॉन्ड की कंडीशन बता दो क्या क्या है। N2 नेगेटिव को बनाना है तुम्हें लूज डॉट स्ट्रक्चर। हाँ कॉपी पेन चलाओ। तुम लोग तो ऐसे बैठ जाते हो बिना कॉपी पेन हाथ में लिए, दावत खाने थोड़े ना आए हो यार, प्लेटें भी तो नहीं है सामने की, खाना ही खा रहे हो। लिखो, बनाओ, कैसे बनेगा। नाइट्रोजन पे कितने थे, 7 कौन बोल रहा है, पहले क्लास में खड़े हो। 7 कितने बोला नाइट्रोजन पे, ऐसा कम से कम आउट ऑफ सेल के इलेक्ट्रॉन पहली ये सेकंड पीरियड है, इसके तो याद करके रखो कैसे काम करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिखो। उसके बाद बताओ ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन कैसा बन जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन नॉर्मल रहेगा, एक ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। क्योंकि जब भी हमारे मॉलिक्यूल में नेगेटिव है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन ऑलवेज उस नेगेटिव को ले लेगा। जब इसने इस नेगेटिव को ले लिया तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इससे किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। सिर्फ किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से। दूसरा जो ऑक्सीजन होगा वो किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड। यही आया था स्ट्रक्चर, दिखाना कॉपी। कहाँ से तुम्हारा यही लाया था, डबल बॉन्ड बना के काटा वो दिखता नहीं है। ये भी गलत है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आता है ना, डबल बॉन्ड क्यों आएगा। इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन से क्या 7 तो इसके पास ऑलरेडी है ना। ऐसे ही एक लिखो Cl O3 माइनस। तुम लोग सोचो सरल सरल वाले नहीं आते बेटा पेपर में, और अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी वो शायद जेई का या फिर तुम्हारे नीट का ही पीवाई, जेई का पीवाई क्यू, उसमें देखना तुम लोगों को लग रहा हो कि लुईस आता नहीं है, पिछले साल का 24 का है। इसका स्ट्रक्चर बना, बस बॉन्ड्स बता दो मुझे, एक ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन कितने जुड़े हैं, 3। सही, तुमने लिख लिया, लिख लो। राहुल तुम्हें समझ में आ रहा है क्या बेटा। तो आज ये तो आज ही पढ़ा है, ये कल थोड़ी ना पढ़ाया है। चलो ठीक है लिखो।
एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, 3 ऑक्सीजन दिख रहा है, तो 3 ऑक्सीजन बना लो और एक पे लगा लो नेगेटिव। जिस पे एक नेगेटिव है वो कैसे जुड़ेगा जाके सिंगल बॉन्ड। मतलब क्लोरीन के पास टोटल 6 बच गए हैं अभी, 7 थे ना, एक इसने सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब मेरे पास 2 क्लोरीन के पास 2 ऑक्सीजन और बच गए, वो किससे जुड़ जाएंगे? क्योंकि क्लोरीन क्या है बेटा, तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए एक्सटेंडेड बॉन्डिंग कर लेता है। क्या है? थर्ड पीरियड में है, इसलिए इसका जरूरी नहीं है ये सिर्फ ऑक्टेट तक बनाएगा, एक्सटेंडेड कर लेता है। अब देखो, अगर किसी पे प्लस, अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज एंड ऑलवेज सेंट्रल मेटल पे आता है। लिखो, अगर कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज सेंट्रल मेटल एटम पे आता है। पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या हुआ सेंट्रल मेटल पे आने का? हाँ बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, समझे? पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या हो गया? अब देखो ये कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत अब एक क्वेश्चन लिखो, I3 नेगेटिव, क्या है? I3 नेगेटिव। मैं तुम्हें सेंट्रल एटम पर, इस पर सेंट्रल एटम पर टोटल लोन पेयर बता रहे हैं, टोटल, और ये पीवाई की क्वेश्चन है, जेई प्लस नीट दोनों का। और एक और क्वेश्चन इसी में है कि टोटल लोन पेयर्स बताने हैं, 2 लैंग्वेजेस में लिख के आता है ये, और दोनों का आंसर बिल्कुल अलग अलग है। लिखो बेटा, जैसे बोल रही क्या नाम है, अनामिका नाम, लिखो। I3 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ सिर्फ सेंट्रल एटम पे लोन पेयर्स कितने हैं। देखो एक चीज समझो, जैसे अभी तक हमारे पास ऑक्सीजन हो रहा था तो माइनस चार्ज कहाँ पे आ जा रहा था? ऑक्सीजन पे आ जा रहा था। बट अब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा? सेंट्रल एटम पे। कहाँ पे जाएगा? सेंट्रल एटम। अब लिखो और जल्दी से बताओ कितने कितने आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बेटा? पक्का धोएंगे? नेगेटिव चार्ज लगाया है तुमने? साइड वाले एटम पे क्यों लगाओगे? जब नेगेटिव चार्ज में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ऑलवेज सेंट्रल एटम पे जाएगा। तो लिखो कितने आएंगे? नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना। सही है, करो। ये आएगा इसका तो टोटल। अगर मैं सिर्फ सेंट्रल एटम पे पूछ रही हूँ तो कितने तुम्हें दिख रहे हैं? लोन पेयर्स बेटा कितने दिख रहे हैं?
इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे। वो कैसे दिख रहे हैं? 1 2 3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी किस पे आ रहा है? नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज किस पे आता है? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो तो यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन जाएगी। बड़ी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करा तुम्हारा? कितने हुए? अगर वो तुमसे पूछेगा सेंट्रल एटम पे, ये रिपीटेड में आया हुआ तुम्हारा क्वेश्चन है पीवाईक्यू का, नीट जेई एनटीए का बहुत फेवरेट, इवन जो तुम्हारे बीएससी वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी वगैरह होते हैं उनमें भी पूछ लिया जाता है। तो इसको लगाओ क्या, तुम्हारे सेंट्रल एटम पे अगर पूछेगा तो कितने हैं? 3 लोन पे। अगर उसने टोटल लोन पे पूछे हैं बेटा तो कितने हैं? क्योंकि 3 इसके हैं, 3 इसके हैं और 3 इसके हैं, तो टोटल लोन पे। ये क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखो। I3 माइनस में सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? अपना अपना स्ट्रक्चर बनाओ और उसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा करके लिखो। और टोटल पे भी आगे बढ़ो, लिख लिया? अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो किस फॉर्म में लिख लेंगे उसे हम? अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो उसे कैसे लिख लेंगे? OH की फॉर्म में लिख लेंगे। और वो किससे जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। सही है? अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज किस पे चला जाएगा? ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और जिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो कैसे जुड़ेगा तुमसे? सिंगल बॉन्ड से। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि उसमें एक चार्ज बढ़ चुका है तो उसके ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हो चुके होते हैं, तो उसे सिर्फ शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। सही है? समझ में आई? हमारे फ्लोरीन और हाइड्रोजन कभी भी क्या नहीं हो सकते? हमारे सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। ऑलवेज क्या होंगे? वो साइड एटम्स होंगे। समझे? क्या होंगे? सराउंडिंग एटम्स या साइड एटम्स। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो जो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो दोनों कहाँ पे आएगा बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो कहाँ पे आएगा? सेंट्रल एटम पे। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा होता है तब उसमें क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। तो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की बिना चार्ज की जरूरत थी उससे एक कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसके बाद। समझे? अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसका मतलब मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम कर लिया अपनी ऑक्टेट। समझ में आ गया फंडामेंटली सारे रूल? अब हम कुछ क्वेश्चन करें इसके। चलो अभी 3 चीजें और बची हुई है वो भी सुनो। इसमें 3 होती है बेटा। एक होता है हाइपर वैलेंट। हाइपर वैलेंट जो 3 टाइप के लिए क्या रहे? अनसक्सेसफुल समझ लो या क्या कहना चाहिए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे चीज़। एक होता है हाइपर वैलेंट जो क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन जिनमें 8 से ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? हाइपर वैलेंट। एक होता है हाइपोवैलेंट, वो कौन से वाले होते हैं? जिनमें कम होता है। जैसे कि हमारा अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था ना जिसके ऑक्टेट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे एक तरीके से। कौन सा था? कॉपी घुमा के देखो, सिर्फ ऑक्टेट में 4 किसके हो रहे हैं?
अगर नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन से मिलना पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। कैसे बेवकूफ लोग हो, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है कि उस पे पूरे के पूरे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कॉपी खोल के पलट के देखो, एक एग्जांपल कराया है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर ढूंढ के भी नहीं बता पाए तो पता नहीं क्या करोगे। अपनी कॉपी खोलो, अगर लिखी है क्लास तो देखो कौन सा एक एग्जांपल हमने ऐसा किया है जिसके सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। की ऑक्टेट क्यों नहीं प्लस चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 4 बचे और 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ली तो कितने हो गए? 8 हो गए ना, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई ना। अंश बेटा कौन सा ऐसा कौन सा एग्जांपल अभी मैंने कराया था तुम्हें जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं? कॉपी खोल खोल के पलट के देखो, बताऊंगी तो मैं है ही, अगर नहीं भी तुम्हें पता होगा, बट अपनी बुद्धि थोड़ी चलाओ। अभी तक एक ने भी आंसर नहीं दिया, अगर नहीं दिया तो क्लास अभी आगे बढ़े नहीं रही है। बताओ क्या है, क्योंकि मैं बहुत देर से यहाँ खड़े होकर पढ़ा रही हूँ और मैं तुम्हारी कॉपी में लिखने को बोला है, लिखा क्यों नहीं है तुम सबने? और लिखा है तो गिनो ना किसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। या क्लास में बैठे मजाक कर रहे हो क्या? सबके सब एग्जांपल देखो जितने अभी कराए हैं और ऑक्टेट गिनो किसकी कंप्लीट नहीं है। देख लो कॉपी में लिखा हुआ है, जब मैं कह रही हूँ कराया है दैट मींस कराया है। ऑक्टेट का मतलब है बेटा आउटर मोस्ट, जो कंबाइन करके टोटल बॉन्ड और उसके जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो कुछ बने सब मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। किसे कुछ बताया? BeCl2 ना, तुम्हें किसी कॉपी में नहीं दिख रहा BeCl2? क्यों? BeCl2 तुम्हारी कॉपी में नहीं लिखा हुआ है क्या? तो लिखा क्यों नहीं था? BeCl2 का एग्जांपल मैंने कराया नहीं है। नहीं कराया ना? नहीं कराया। तुम लोग बिल्कुल मजाक में लेके चल रहे हो। क्लास में खाली क्यों बैठे हो? कॉपी पेन किस लिए लेके आ रहे हो भाई घर से? जो टॉपिक्स तुम्हें जो छोटे छोटे हो सरल लग रहे हैं ना, अगर मैंने अभी सिंपल सा तुमसे एक क्वेश्चन पूछा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, ये भी नहीं पता मिल रहा, और तुम्हें अभी पढ़ते हुए तो ये लग रहा होगा मैम तो लूज डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा रही है, उसमें क्या ही है, पेपर में थोड़ी ना आने वाला है। अभी क्वेश्चन भी करना। यार अगर प्यार से पढ़ा रही हूँ तो प्यार से पढ़ो। मैं तुम्हें यहाँ खड़े होकर 1 मिनट भी शायद बर्बाद करने के लिए कोई कहानी नहीं सुना रही होती, तुम्हें अपनी कोई दिनचर्या नहीं बता रही होती कि मैं भाई बेटा घर से यहाँ से ऐसे आ रही हूँ और ऐसे जा रही हूँ। मैं भी तुम्हारे 15-20 मिनट ऐसे बर्बाद कर सकती हूँ खड़े। सबके पास लाइफ में करने के लिए बातें होती है, बट मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है वैसे ही इतना कम टाइम दिया हुआ है बेटा एक चैप्टर खत्म करने के लिए। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों चैप्टर 10-10, 15-15, 20-20 दिन में खत्म हो रहे हैं ना, वो हमें खत्म करने हैं 4 दिन में, 3 दिन में। तो अगर करने हैं तो एटलीस्ट क्वेश्चन करने सीख लो। थ्योरी तुम सबके पास एनसीईआरटी में लिखी हुई है, सब पढ़े लोगे, बट क्वेश्चंस करने सीख लो। ऐसे वाले जो कंपाउंड होते हैं जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, उनको क्या बोल रहे होते हैं? उनको हम लोग बोल रहे होते हैं हाइपोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोल रहे होते हैं? हाइपोवैलेंट स्पीशीज, जिनकी क्या नहीं होती बेटा? इनकम्प्लीट बैलेंस सेल होती है। समझ रहे हो? जिनकी क्या होगी? इनकम्प्लीट बैलेंस है। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड क्या है बेटा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि अगर ये कंपाउंड बन रहा है तो स्टेबल क्यों बन रहा है, बट ये कंपाउंड हमारे लिए मिलता है। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर इसका दे दिया था कि इसने ऐसे ऐसे बॉन्डिंग कर, बट इसको पूरी तरीके से क्या नहीं कर पाए थे?
एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तब भी स्टेबल क्यों। इसको हम जब आगे की और थ्योरीज पढ़ी है हमने, बीबीटी, एमओटी और तुम्हारे बेस्पर थ्योरी, तब ये सब चीजें हमें आगे जाके पता चली। इसी का एक एग्जांपल बेटा क्या होता है, ये पढ़े हैं ना, सब पढ़े हैं ना, धीरे धीरे करके। इसमें भी इनकम्प्लीट बॉन्ड बनता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा होता है, जिसको क्या बोल रहे होते हैं हम लोग, बनाना बॉन्ड बोल रहे होते हैं। तुम में से बीएससी कर रहे हो तो सिलेबस में होगा ये, तो जो कोई कर रहा हो, और नहीं तो इसमें भी तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बोरॉन का, अगर बोरॉन का अगर बोरॉन फ्लोराइड मैंने बनाया तो कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना लेते हैं और हमें कंपाउंड में मिल जाता है, जबकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई क्या। ऑक्टेट कैसे गिनते हैं, जितने बॉन्ड होते हैं उसको 2 से इंटू करके बता दो, समझे। जितने बॉन्ड हो रहे हैं उतने उसमें कितने, उतने डबल उसके इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो अगर मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तो तुम सब लोग NH4+ बोल रहे थे बार बार, नाइट्रोजन पे मैंने प्लस ऑलरेडी लगा रखा है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, सही है। 4 ही तो बच रहे हैं, 1 दिया है तभी पॉजिटिव आ गया। अगर 4 दिए हैं और 4 हाइड्रोजन से इसने बॉन्डिंग कर ली, तो 1-1 इलेक्ट्रॉन इसे किसने दे दिया, हाइड्रोजन ने दे दिया ना। तो टोटल तुम्हारे पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका ऑक्टेट कहाँ से इनकम्प्लीट दिख रहा था तुम सभी, तुम्हें इट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स गिनने ही नहीं आ रहे, समझे। तो तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि तुम्हें किसी भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स को गिनना नहीं आ रहा। किसी भी एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे गिनेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, टोटल जितने होंगे वो इस एटम के टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन सबको जोड़ना पड़ेगा, वो जुड़ के जितना आएगा वो उसका क्या होगा बेटा, ऑक्टेट नंबर हो जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में, इसे रोको मैं सबसे बोल रही सही करें, एक हमने क्या पढ़ी, हाइपोवैलेंट स्पीसीज, इसके बाद दूसरी क्या थी बेटा, हाइपरवैलेंट स्पीसीज। हाइपरवैलेंट स्पीसीज क्या होती है, जो अपनी ऑक्टेट से ऊपर की, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है सर, वो वाली स्पीसीज हमारी क्या कहलाई, हाइपरवैलेंट। जैसे कि इसका एग्जांपल बेटा क्या है, PCl5। ये जनरली कौन से वाले बनाएंगे, जो थर्ड पीरियड वाले होंगे, थर्ड से नीचे वाले। सेकंड पीरियड तक सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, 2 ही ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही रह सकते हैं, तो वो एक्सटेंडेड क्या नहीं शो करते, बैलेंसी शो नहीं करते। तुम्हारी क्या शो करते हैं, जनरल वाली ही शो करते हैं, मतलब सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। बट हमारा ये हो जाता है बेटा थर्ड पीरियड का, तो ये क्या करता है, हमारे कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 5 बॉन्ड में बना सकता है। 5 बॉन्ड बनाने का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। एक बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 5 बॉन्ड में 10। तो इट मीन्स इसके चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। वैसे इसके पास देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फैमिली से है। जो भी फैमिली की बात कर रहे होते हैं, मतलब जिस ग्रुप की भी बात कर रहे हो, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरी फैमिली में बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं ऑलवेज। अगर मैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलीलियम, इंडियम, हीलियम की बात करूँगी, इन सबके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँगी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ऐसे ही मैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम की बात करूँगी तो सब में कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। अगर मैं हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बात करूँगी तो इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
पहला है, पहले के है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। पूरी फैमिली में नंबर ऑफ आउटरमोस्ट सेल कितने होते हैं? इक्वल होते हैं, सही है। तो ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस के पास अलग इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन के पास 5 है तो फास्फोरस के पास भी 5 है। और ये पांचों का क्या करेगा अपना Cl से, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन। एक इस बॉन्ड में उसने पार्टिसिपेट कर लिया, सही है। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? फास्फोरस का। एक इलेक्ट्रॉन किसका है? क्लोरीन का। अगर मैं क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन गिनूंगी तो कौन से 8 इलेक्ट्रॉन लूंगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, समझे। अगर मैं ऐसे ही क्लोरीन यहाँ पे लगा दूंगी, सही है, सेम ही है, इन सबके इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर आएंगे क्लोरीन से, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, सही है। बट अगर मुझे अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके गिनने हैं? फास्फोरस के गिनने हैं। तो कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 तो इसके हो गए, 5 इसमें क्या करिए? शेयरिंग करिए, तो 5 ही हो गए। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लुईस इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे 10 इलेक्ट्रॉन क्यों। उन्होंने ये स्ट्रक्चर तो मान लिया था कि ऐसे ऐसे शेयरिंग पेयरिंग हो जा रही है तुम्हारी, बट वो इसे एक्सप्लेन नहीं करते। इस टाइप वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में आते हैं? हमारे एक्सटेंडेड स्पेसीज में आ रहे थे, एक्सटेंडेड वैलेंसी वाले स्पेसीज में, या फिर उन्हें क्या बोल रहे थे? हाइपर वैलेंस। तीसरा क्या आता है बेटा? एक आता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ये क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज कौन सी होती है? ऑड इलेक्ट्रॉन से मतलब समझ रहे हैं आप? बताओ बस, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? एक होता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर होता है, उसका मतलब क्या हुआ? 2 है हमारे पास। अगर मैं ऑड इलेक्ट्रॉन की बात करें मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब पेयरिंग करने के बाद बेटा एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है किसी भी एलिमेंट से, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। जैसे कि देखो क्या बेटा? हाँ वो मैं समझ रही हूँ, विषम संख्या होगी, बट विषम संख्या एक तो वैसे तो विषम संख्या ही है, मगर अभी हम यहाँ बात करेंगे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अगर मान लो विषम संख्या में उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो 2 तो पेयर बना लेंगे ना, तो बचेगा कितना? एक। तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज का मतलब है जिसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। देखो अब इसके लिए इसका एग्जांपल लिखो, एड 2। इसको बनाओ और उसके बाद देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। सेम बनाओ तुम इसका भी। और ये बनाओ कॉपी का। अगर मैंने अभी पलट के तुमसे ये पूछ लिया किसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, कौन सी ऑर्डर इलेक्ट्रॉन थे और नहीं बताया, तो अगले दिन से क्लास में बैठने नहीं दो। नहीं आया समझ में पूछ लो, बट एटलीस्ट अगर क्लास में करा तो उतनी देर तो पढ़ लो। नहीं मन करा करो मत बैठा करो, अगली क्लास में बैठ लिया करो आगे। बॉन्डिंग्स बताओ मुझे, कैसी कैसी बॉन्डिंग्स हो रही है इनके बीच में? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बताओ, कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन? कितने बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन? 2 बॉन्ड। इसे कितना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड की जरूरत है? 3 की जरूरत है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा? बट क्या ऑक्सीजन के ऊपर कोई भी चार्ज है हमारा? ऑक्सीजन सेटिस्फाई होगा एक बॉन्ड किसी के लिए एक बॉन्ड से? यहाँ पर नहीं होगा ना। तो ये क्या करता है? ये बनाता है एक तो डबल बॉन्ड बनाता है, सही है। दूसरा क्या करता है, इस वाला जो नाइट्रोजन है इसकी करता है शेयर ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की ऑक्टेट हो जाती है कंप्लीट।
और इस पे बच जाता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाई हमारी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, जिसको हमारे लुईस एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हुआ कि नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट नहीं करी बट ऑक्सीजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट की। बट तुम बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम फैक्टर्स पढ़ चुके हो, लुईस उस टाइम तक इतने फैक्टर्स जाने हुए नहीं थे। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो रही है? ऑक्सीजन की ज्यादा हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करा, तो इसलिए उसने इसके साथ शेयरिंग करी और अपने ऊपर क्या लाया? ऑड इलेक्ट्रॉन। और इसको एक्सप्लेन कौन नहीं कर पाए थे? हमारे लुईस नहीं कर पाए। तो लुईस ने 3 तरीके की चीजों के हमें बुक जरूर दिए थे। क्या दिए थे? स्ट्रक्चर जरूर बता दिए थे, बट वो हमें क्या नहीं कर पाए थे? एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे? एक तो हाइपरवैलेंट को नहीं कर पाए थे कि कोई भी स्पेसीज अपनी बैलेंस सेल से एक्स्ट्रा मतलब 8 इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कैसे रख पा रहा है सेंट्रल एटम, वो उससे ज्यादा बॉन्ड क्यों बना रहा है। ठीक है, एक तो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले जो कंपाउंड है वो 8 से कम इलेक्ट्रॉन में सेटिस्फाई होकर कंपाउंड्स कैसे बना ले रहे हैं, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमने एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज वाला जो कॉन्सेप्ट देख लिया, उसको भी क्या नहीं कर पा रहे थे? एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अब देखो इसका एक क्वेश्चन लिखो, जो क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है जेईई मेंस पीवाईक्यू में 24 का, कोई बहुत ज्यादा पुराना पीवाईक्यू नहीं है, और एक क्वेश्चन लिखो। Number of molecule from the following which are exception का मतलब क्या होता है बेटा? अपवाद to the octet rule। तो इसमें तुम्हें वो 3 फैक्टर्स याद रखने हैं जो अभी मैंने तुम्हें बताया। कौन कौन से? हाइपरवैलेंट, हाइपोवैलेंट और ऑड इलेक्ट्रॉन। जिनमें ये तीनों हैं वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? इसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे। अब लिखो CO2, और जल्दी जल्दी बताते जाना ये एक्सेप्शन है या नहीं है। यहाँ डाल लो पीवाईक्यू है जेईई का 2024 ये 5 है बेटा, 3 नहीं है। हवा में बोलो तो मुझे ये बताना कि कैसे है, अगर करके बोलो तो मुझे ये दिखा देना कि कैसे है। सही है? अगर कुछ यहाँ तुक्के मारने का मन हो तो प्लीज मुझे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ तुक्का मार के बता देना। हाँ, तुक्का भी चाहिए और एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, वो तुम्हारी चॉइस है ना। तुक्का लगाने में थोड़ी ना कह रही हूँ तुक्का लगाओ बैठ के। बताओ, सबके लूज स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे या तुम भाई अच्छे से अपने दिमाग में बैठ गए तो बिना स्ट्रक्चर बनाए भी काम हो जाएगा। चलो, एक मैंने PC5 मैंने बताया था इसलिए मैं मान ले रही हूँ। आगे बताओ, तुम बताओ अपनी तरफ से। और NO2 कैसी स्पेसीज है?
3 बताए थे एक्सेप्शन, उनमें से कौन से वाले में है NO2 अगर तुम्हें NO2 का ऑड इलेक्ट्रॉन में, और H2SO4 किसमें आ गया हमारा हाइपर में आ गया। मैम ClO2 भी हमारा ऑड है, हाइपर में है। BF2 बोरॉन के पास 2 ही तो है बेटा, तो ये भी ऑड में, ये भी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं करना। ये कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसका स्ट्रक्चर तो पढ़े हुए हो गए ना, एथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो बताओ ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है नहीं कर रहा है? क्योंकि क्या है इसमें कार्बन के 4 बॉन्ड आ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट सबका कंप्लीट है, दोनों कार्बन के अपने अपने 8-8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये बताओ CH-Cl3 क्या सोच रहे हो, कार्बन 4 बना तो रहा है, ऑक्टेट बना रहा है बस। सेम CBr4 सॉरी CBr4 ये भी बना रहा है, क्योंकि कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर चारों बॉन्ड कंप्लीट, हाँ इसका भी कंप्लीट, तो हमारे पास टोटल कितने मिले जो हमें नहीं बना रहे। इन्होंने हमसे क्या पूछा है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछे हैं, तो हमें क्या गिनना पड़ेगा हमारे कितने नहीं बना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे जो 7 है वो क्या है, एक्सेप्शंस के। अब SiF4 क्यों बना रहा है ये समझ में आया है, क्योंकि Si के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि फ्लोरीन ऑलवेज क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर वो 4 सिंगल बना रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने हो गए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कंप्लीट कर लेगा। SiF4 हमारा क्या करेगा, कंप्लीट। CH4 भी तुम्हें पता चल गया कि कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिए, इट मींस कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बेटा जो नहीं बना रहे थे, वो 3 तरीके की स्पेसीज हो सकती है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रही, एक हाइपोवैलेंट, एक हाइपरवैलेंट, ऑड इलेक्ट्रॉन। हमें सिर्फ इतना देखना है लूज स्ट्रक्चर बना के। चलो ये तो मैंने अभी तुम्हें कराए, तो तुम्हें ये यहाँ ध्यान रह गया कि ClO2 हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैंने जस्ट अभी लिखा, वरना इसका स्ट्रक्चर बना के देखना। समझे, क्या करोगे, स्ट्रक्चर बना के देखोगे, देन देखोगे कि हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। एक क्वेश्चन और करो, ये भी J22 पेंस का है। लिखो which of the following pair of a molecule contain odd electron। कौन से पेयर है, पेयर में देंगे तुम्हें अभी मॉलिक्यूल यहाँ पे जो ऑड इलेक्ट्रॉन, which of the following pair of the molecule, which of the following pair of molecule contain odd electron। लिख लिया, मैं लिख दूं, ऑड इलेक्ट्रॉन बताने हैं किस पेयर में, और बताना है क्या, एंड देखो एक्सटेंडेड ऑक्टेट, मतलब जो तुम्हें पेयर्स दिए हुए हैं उनमें एक तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज है और एक क्या है, एक्सटेंडेड ऑक्टेट वाला है। अब देखो
एक्सटेंडेड ऑक्टेट, कौन सा ऐसा पेयर है? इसको मत देखो, बना के देख लो, जल्दी हो जाएगा। ये तुम्हारा कैसा है, पहले इसे निकालो। BCl3 कैसा था? BCl3 में ऑड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बचेगा कहाँ से? 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास में, तीनों के तीनों ने शेयरिंग कर ली, कहाँ से ऑड इलेक्ट्रॉन बच गया? ये क्या है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। तो ये ऑप्शन तो कट गया, कट गया। सेम ये वाला ऑप्शन भी कट गया। बेटा अनामिका, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा हंसी आया करे ना, तो प्लीज क्लास से बाहर आप हंस के आइए, फिर से आके बैठ जाओ। और वरना एक बार बता दो, सबको रीजन बता दिया करो, हंस का मत करो, समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ से मुझे पता चल रहा है तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, जब तक तुम स्माइल कर रहे हो मैं नहीं टोकूं, क्योंकि एक अपना तुम्हारा फेस का पोस्चर है सही है जैसा। बट अगर मैं यहाँ से पलट के ऐसे देखूंगा, मुझे तुम हंसते हुए देखोगे तो मुझे डिस्टर्बेंस करेगी, क्योंकि एक तो तुम्हारी सीट इस एंगल पे पड़ी हुई है, जहाँ मैं मुड़ के देखूंगी तो मेरी सबसे पहले निगाहें वहीं जा रही है, क्योंकि खड़ी मैं इस एंगल में, अगर मैं इस एंगल में खड़ी हूँ तो मुझे इधर दिखेगा, मगर अगर यहाँ से पलट रही हूँ तो ऐसे ही दिख रहा है, मजबूरी है मेरी इसमें। यहाँ पे हमारा क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? हाइपोवैलेंट। ये हमारा क्या है? ये कैसा भी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या क्या बता रही थी, एक में ऑड इलेक्ट्रॉन और एक्सटेंडेड ऑक्टेट का मतलब हो गया हमारा हाइपरवैलेंट। सही है? इसमें हमारा बेटा क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है हमारा? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड ऑक्टेट है। सही है? तो ये वाला तो हमारा इसका हो गया आंसर। बट अब हम इसे भी देखेंगे, ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कैसे होंगे बेटा? एक्सटेंडेड ऑक्टेट। और देखो कैसे होंगे एक्सटेंडेड ऑक्टेट। H2SO4 तो मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया है कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं टोटल। HF6 पे कितने हो जाएंगे बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट में, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली से है। सही है? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के पास में, और ये 6 के 6 F से इसने क्या कर लिया बेटा? बॉन्डिंग कर ली। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास भी कितने हो गए बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अगर इसने 6 बॉन्ड बना लिए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो ये भी क्या हो गया हमारा? ऑक्टेट को इसने एक्सटेंड कर दिया, मतलब ऑक्टेट से ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा? एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉन। आज हमारा कितना खत्म हो गया? लुईस के स्ट्रक्चर खत्म हो गए। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें क्या आएगा? कल को हम लोग करेंगे रेजोनेंस, और प्लीज भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करो, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा चलो एक बार किताब खोल के घर से देख लिया। रेजोनेंस करेंगे हम लोग, लेटिस एनर्जी के क्वेश्चंस करने को रह गए हैं हमारे। फजान रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, फजान रूल करेंगे, समझ रहे हो? समस्या है किसी को आज की क्लास में कुछ भी? लुईस कंप्लीट हो गया है तुम्हारी तरफ से, क्योंकि मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया, तुम्हारी तरफ से हुआ या नहीं हुआ ये तुम बता सकते हो। राहुल तुम बताओ, तुम्हें समझ में आ गया? क्योंकि टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे तुमसे, पूछ नहीं रहे हो, मैं भी कल जाके पूछ लूंगी, तो इसीलिए अपना अपना क्या है, रिवीजन करते चलो।